हेलो साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फाउंडेशन बायोलॉजी की क्लास चल रही है और आप बिल्कुल हरे भरे हो रहे होंगे, मज़ा ले रहे होंगे क्योंकि बायोलॉजी समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग जो है कोशिका विभाजन में कहाँ तक पढ़ लिए थे? कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन पढ़ लिए थे। समसूत्री विभाजन क्या होता है? बिल्कुल पापा का कार्बन कॉपी, बिल्कुल पापा की तरह, पापा की परी, पापा के जैसा। मतलब पुत्री तो होंगे लेकिन पापा की परी होंगे, क्योंकि पापा के ही तरह होंगे। आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे क्या? मियोसिस के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन माइटोसिस में क्या था बताइए? माइटोसिस का मतलब ही था केंद्रक का विभाजन। ठीक है, क्रोमोजोम के बारे में चर्चा नहीं, क्रोमोजोम का विभाजन नहीं। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? गुणसूत्र की भी बात करेगा, गुणसूत्र की भी बात करेगा। ठीक है, और केंद्रक का भी बात करेगा और कोशिका की भी बात करेगा। तो आइए हम लोग आते हैं मियोसिस में। क्या आते हैं? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है साथी? अर्धसूत्री विभाजन, जिस तरह से मैंने कहा था कि जो भी बहुकोशिकीय है, माइटोसिस में यानी माइटोसिस के द्वारा ही बहुकोशिकीय का कोशिका सेल रिपेयर होता था, सेल डिवीजन होता था। माइटोसिस के कारण ही विकास, बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म जो है उसके शरीर का विकास होता था। ठीक है, और जब कोई इंजरी, कोई दुर्घटना घट जाती थी तो कोशिका का रिपेयरिंग होता था, पुनः निर्माण होता था। ठीक है, और ये बात करें कि कोशिका अगर कभी कभी पूछ देता है क्या कि दूसरा कोई नाम है क्या माइटोसिस का? तो हाँ साथी, माइटोसिस का दूसरा नाम है, क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। मतलब संतुलित जो है समीकरण डिवीजन, समीकरण विखंडन है, इक्वेशनल डिवीजन है। ये माइटोसिस की कहानी है। हम लोग पढ़ेंगे आज अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। क्या पढ़ेंगे? मियोसिस। तो आज साथ ही जानेंगे कि मियोसिस होता क्या है। जिस प्रकार माइटोसिस को कहा गया कि ये केंद्रक विभाजन है, न्यूक्लियस विभाजन है, तो मियोसिस क्या है? तो मियोसिस जो है एक्चुअली में मियोसिस ये अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री का हैप्लॉइड होना। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है और टिप्लॉइड क्या होता है? कुछ नहीं, कोई नई बला की बात नहीं है। मैं सारे क्या टर्म यानी एक एक टर्म को डिस्कस करूंगा, क्लियर करूंगा बिल्कुल। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जम करके लाइक, थम्स अप मारिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथी से भी कराइए, क्योंकि बहुत अच्छी जो है कंटेंट दिया जा रहा है। अगर कंटेंट को आप एक बार ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, जिस एग्जाम का हो, क्योंकि बार बार कोनो ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं, परीक्षा नहीं जहां से जिस एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा नहीं, तो हम लोग इतना लेवल जरूर कर ले कि एग्जाम ने प्रश्न पूछे और मुझे फोड़ने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए, फोड़ करके रख दें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप जानिए, आपसे पूछेगा क्या कि मियोसिस का टर्म किसने दिया, अर्धसूत्री विभाजन का टर्म किसने दिया। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन का टर्म सबसे पहले सर्वप्रथम पूछे तो वीजमैन नाम है वैज्ञानिक का। सर्वप्रथम सबसे पहले दिया कौन? वीजमैन। कोशिका मियोसिस, मियोसिस टर्म का वीजमैन। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या इसने सर्वप्रथम तो बताया जरूर कि मियोसिस, लेकिन मियोसिस के क्लासेस के बारे में, क्या मियोसिस के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। बताने वाला कौन है? बताने वाला दो वैज्ञानिक आता इसके बाद। एक का नाम है फार्मर। क्या नाम है? फार्मर, नामी है, क्या करेंगे, और दूसरा नाम है मुरे। एक का नाम है फार्मर, दूसरा का नाम है मुरे। इन्होंने समसूत्री नहीं, अर्धसूत्री मियोसिस के बारे में बताया। इन्होंने अध्ययन किया, बताया, और अध्ययन करके क्या कहा? अध्ययन करके कहा कि मियोसिस जो होगा इसमें केंद्रक का विभाजन 2 बार होगा। कितने बार होगा? केंद्रक का विभाजन 2 बार होगा। आपसे पूछा जाएगा कि किसके अनुसार, यानी कोनो सरकारी ऐसा एग्जाम नहीं जहां से अर्धसूत्री विभाजन में प्रश्न पूछा नहीं, तो हर एग्जाम में प्रश्न पूछा। और मैं और आप पढ़ ही इसलिए रहे कि कोनो एग्जाम में प्रश्न पूछे, वहां फोड़ने के लिए हमारे पास इतना पोटेंशियल पावर होना चाहिए कि फोड़ देंगे।
कबार देंगे, बिल्कुल कबारिएगा। आइए सबसे पहले मियोसिस का कुछ स्टेप्स है उसको देखते रहिए, इमेज भी क्लियर रहेगा आपका कि मियोसिस होता क्या है। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं चाहती। आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और अच्छा चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल कोई आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट आप कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, हमें किंतु परंतु किसी और को देखना नहीं है, ठीक है, हमें तो अपने कंटेंट पे विश्वास है और आपको जो पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, वो समझ में आ रहा है, इस पे विश्वास है, ठीक है। चलिए, फार्मर और मुरे ने कहा कि मियोसिस के कारण ही, अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही कोशिका 2 बार विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका 2 बार विभाजन होगा। तो आप लिखेंगे, कहा न्यूक्लियस कितने बार? न्यूक्लियस जो है केंद्रक 2 बार विभाजन होगा, केंद्रक 2 बार विभाजन होगा, 2 बार विभाजन, ठीक। और क्या होगा? और आपसे पूछेगा कि क्या कोशिका भी विभाजन होता है? हाँ, कोशिका का भी होता है विभाजन। तो कितने बार? तो कोशिका भी जो है, कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन भी 2 बार होता है, कोशिका विभाजन भी 2 बार होता है, भी 2 बार होता है। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोसिस में डीएनए डबल हुए थे, क्या मियोसिस में डीएनए डबल होगा? नहीं, यहां डीएनए डबल नहीं होगा। तो आप नोट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि मियोसिस में डीएनए, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कंपेयर करके जब पढ़ते हैं तो उसकी आधारभूत बिल्कुल क्लियर होते चलता है और समझ में आती है, ठीक है। माइटोसिस में डीएनए डबल होते थे, किस फेज में? कहां डबल होते थे? सिंथेसिस फेज में, एस फेज में, राइट। चलिए, ये सबको माइंड में रखते चलना है। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया कहां बनता था? G2 फेज में, है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए डबल कहां? सेंट्रोसोम, ये सारे के सारे सिंथेटिक फेज, एस फेज में होते थे, ठीक है। चलिए, और G1, G2 और एस मिलाकर के तीनों को हम लोग, यानी G1, एस और G2, ये इंटरफेज था। क्या था? विरामावस्था वाला फेज, जहां पे तैयारी होती थी। किसकी तैयारी? हर चीज डबल होने की तैयारी, ठीक है। ये लंबा, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट फेज कहलाता था। तैयार करने में, किसी भी चीज को तैयार करने में समय लगता ही है, ठीक है। आपका समय कोटी ना करे, ये कंपेयर इसलिए करा रहा है क्योंकि आपके माइंड में रहना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए डबल होता है क्या? नहीं, एक ही बार, ओनली वन, एक बार होगा, उसके बाद ये स्वाहा हो जाएगा। एक ही बार होगा। क्या होगा? एक ही बार होगा। जिस प्रकार न्यूक्लियस 2 बार विभाजन हो रहा है, कोशिका 2 बार विभाजन हो रहा है, और डीएनए सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। क्योंकि यानी सिर्फ और सिर्फ जो टर्म है, इससे इतना लगाव है क्योंकि मैंने क्लास लेकर के आ ही रहा 18 अक्टूबर से बीपीएससी फेज 3 यानी फेज 3 यानी क्या है 4.0, बीपीएससी चौथा फेज का 4.0 का मात्र सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में वो जो है कोर्स आ रहा, लॉन्च हो रहा है 18 अक्टूबर। याद रहे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने साथियों को जरूर बताएंगे कि इससे सस्ता कहीं नहीं। क्वेश्चन जब सेट का इतना कमाल था कि सेट से मैं 80 में से 55 क्वेश्चन टकराया था, तो साथी जब कंटेंट पढ़ाएंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस को मैं टकरा दूंगा। 80 में से 55 क्वेश्चन मायने रखता है साइंस में, ठीक है। और जो जनरल साइंस पूछता है, हर जिस सब्जेक्ट के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं, आप तो एक बायोलॉजी का एक फाउंडेशन का कोर्स ले रखे हैं और आप एक बायोलॉजी के आधारभूत तैयार कर रहे हैं। उन साथी के लिए, उन दोस्तों के लिए जो आपके पड़ोस में हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके बंधु है, आपका भाई, भतीजा, चचा, कोई भी हो सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारगर क्लासेस है। और जो 18 अक्टूबर का जो क्लास होने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगा। जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो शिक्षक बनेंगे मात्र 49 रुपए में। कितने रुपए में? 49 रुपए में, ठीक है। चलिए, डीएनए का विभाजन एक ही बार होगा। क्या होगा? डीएनए डिवीजन एक ही बार, केवल और केवल एक बार होगा। ये बात किसने कहा था? फार्मर और मुरे ने कहा। इसीलिए क्रेडिट, मियोसिस की क्रेडिट जो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन, ये टर्म किसकी जाती है? फार्मर और मुरे का। एक मुख्य बातें याद रखना है यहां। क्या आपसे पूछा जाएगा कि मियोसिस के अंदर आखिर क्या होता है, मियोसिस क्यों जरूरी है? अगर साथी सोचिए, कल्पना कीजिए कि मियोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता, तो माइटोसिस में क्या था? क्या
क्रोमोजोम आधा होते थे? नहीं होते थे। तो मान लीजिए कि ये है पापा और ये है, सॉरी ये मम्मा है, फीमेल है, और जो है ये आपका जो है मेल है। क्या है? ये पुरुष है और ये महिला है। पुरुष और महिला का मिलन होता है तो पुरुष अपने तरफ से स्पर्म देता है, शुक्राणु देता है, और महिला अपने तरफ से अंडाणु दिए। ठीक, मान लीजिए। तो आप जानते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होता है, नो डाउट। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज द सिंबल ऑफ, ठीक है, मिस्टर एक्स गुप्ता, यानी मिसेज है। ये क्या है? मिसेज है, मिसेज एक्स गुप्ता लिख दे रही है, ठीक है। और ये जो है मिस्टर आर गुप्ता, दोनों का मिलन होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, और जो ये मिसेज है ये देती है क्या? ओवम, और ये मिस्टर जो है ये दे रहा स्पर्म, शुक्राणु। जब ये मिला, इसमें आया मान लो कितना क्रोमोसोम गुणसूत्र? 46, और इसमें कितना? 46। जब फ्यूज किया तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 92। अब आप ही बताइए, 92 अगर गुणसूत्र हो जाएगा तो मान लो कि महिला नहीं महामहिला और पुरुष नहीं महापुरुष कहलाएगा। लेकिन ऐसा, क्योंकि आप किसी कैटेगरी में रख ही नहीं पाएंगे कि 92 क्रोमोसोम गुणसूत्र वाले को कहां रखेंगे, क्योंकि मानव के अंदर जो विवेकशील मानव है, ठीक है, काम करने वाला जो मानव है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 46 ही क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम? वही जोड़ा की बात कर देंगे तो 23 क्रोमोसोम्स। 23 में से 22 जोड़ी जो होता है हर व्यक्ति का अपना होता है, और एक जोड़ी जो होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके कारण डिसाइड होता है कि मेल होगा कि फीमेल, मतलब मुन्ना होगा या मुन्नी, मुन्ना या मुन्नी। ये एक ही क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है उसी से निर्धारित होता है, और 22 मेल हो या फीमेल, मुन्ना हो या मुन्नी, सभी में बराबर होंगे साथी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा? तो अब सोच के देखिए कि ये माइटोसिस कहानी, इसी चीज को दूर करने के लिए कि अगर मान लो कि माइटोसिस अर्धसूत्री जो है अर्धसूत्री नहीं होता, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता, हैप्लॉइड नहीं होते, तो हैप्लॉइड नहीं होने से आने वाला ऑफ स्प्रिंग में, आने वाला संतान में, आने वाला प्रोगेनी में क्या होता? क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 92 हो जाते, और उसको हम किसी क्लास में ही नहीं रख पाते। वो पुरुष नहीं महापुरुष का विकास होता, और महिला नहीं महामहिला, मतलब मुन्नी नहीं महामुन्नी का विकास हो जाता, और मुन्ना नहीं महामुन्ना का विकास हो जाता, जिसमें आप उसकी कैटेगरी ही अलग पढ़ पाते। इसीलिए जो है टर्म आया मियोसिस का। क्या आया? क्योंकि क्रोमोसोम का आधा होना जरूरी है। आधा इधर से हो जाएगा, 46 मम्मा में है तो बच्चे में जाएगा 23, और 46 पापा में है तो बच्चे में जाएगा 23। दोनों मिलकर के बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और एम्ब्रियो के बाद एक बेबी का रूप होगा, जिससे मुन्ना या मुन्नी का विकास होगा, मुन्ना या मुन्नी का विकास होगा। और उसमें जो गुणसूत्र आएंगे, क्रोमोसोम आएंगे 46। अब इसको कहेंगे कि ये पुरुष ही है या महिला ही है, मुन्ना और मुन्नी है। इसमें सुपर स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिखेगा। याद रहे साथी, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र? तो 46। अगर जोड़ी की बात ना किया जाए अनपेयर में, और जोड़ी की बात किया जाए तो 23, जिसमें से कहा जाएगा कि कौन कितना क्रोमोसोम कितना गुणसूत्र है जो महिला और पुरुष में दोनों में एक समान है। तो 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो है दोनों में एक समान है, एक जोड़ी क्रोमोसोम दोनों में अलग अलग है। पुरुष की बात किया जाए तो उसमें एक्स और वाई दोनों है, महिला की बात किया जाए तो एक्स और एक्स यानी 100% एक्स है, महिला में वाई एब्सेंट होते हैं। यानी मुन्ना होगा कि मुन्नी, ये दोनों के लिए जिम्मेदार पुरुष ही है, लेकिन प्रताड़नाएं महिलाओं की झेलनी पड़ती है। ये अलग विडंबना है, इस चीज को सोचना पड़ेगा, और इससे दूर ये सारी चीज हम क्लियर करेंगे जब जेनेटिक्स लेकर के आएंगे। बाकी बहुत ही इंटरेस्टेड बायोलॉजी होने वाला है। अगर आपका बायोलॉजी में रुचि नहीं जग रहा था, धीरे धीरे बायोलॉजी में रुचि जगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्लास जो ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? आपको रुचि जगाने के लिए। ठीक है, चलिए आइए। तो यहां तक इसीलिए मियोसिस का कहानी आया। क्या आया? मियोसिस की कहानी आई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाता? बोलिए, ऐसा नहीं होता तो मुन्ना न मुन्नी महामुन्ना, ठीक है, क्या डेवलप हो जाता। इसीलिए मियोसिस हुआ। क्या हुआ? मियोसिस हुआ। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, क्या लिखेंगे कि इसमें जो है
इसमें क्रोमोजोम क्या होते हैं? क्रोमोजोम गुणसूत्र, क्रोमोजोम गुणसूत्र की संख्या अस्थाई, कांस्टेंट की संख्या अस्थाई, कांस्टेंट रखा जाए इससे, मियोसिस से। क्योंकि अब जो भी बेबी होगा, मुन्ना हो या मुन्नी, सभी में 46 ही आएंगे। तो बताइए क्या मान घट या बढ़ रहे हैं? नहीं, एक जैसा है, फिक्स है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप में भी वही होगा, मुझ में भी होगा, मुझ से जो संतान आएंगे उसमें भी वही होगा, उससे जो संतान आएगा, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज कांस्टेंट ही रहेगा। इसी को कहा गया मियोसिस, जिसमें गुणसूत्र क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। कोशिका का जो है विभाजन 2 बार, केंद्र का विभाजन 2 बार, और डीएनए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए मियोसिस पहला फेज में क्या होता है। मियोसिस पहला फेज में क्या होगा? तो मियोसिस के पहला फेज में ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? चलिए आइए नेक्स्ट कॉपी में हम लोग आ जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं। डायग्राम देख लीजिएगा तो आपका सही रहेगा, क्लियर रहेगा। आइए, मियोसिस का मतलब हमको तो लगता है कि टर्म समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया? मियोसिस का मतलब गुणसूत्र का कांस्टेंट रखना है, कोशिका का 2 बार विभाजन करना है, केंद्र का 2 बार विभाजन करना है, और डीएनए सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा। ठीक है, चलिए आइए, आइए क्वेश्चन देखिए। मियोसिस जो हमारे पास है टर्म, मियोसिस का एक्चुअली मीनिंग समझ में आ गया, साइंटिस्ट समझ में आ गया, कौन दिया नहीं दिया। ठीक है, मियोसिस का 2 स्टेप होते हैं, एक मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में क्या होता है? ये तैयारी होता है। क्या होता है? टूटने की तैयारी होती थी। जिस तरह से माइटोसिस में G1, S और G2 आए थे, इंटरफेज फेज था, तैयारी वाला फेज था, ठीक उसी तरह से यहां भी आते हैं मियोसिस 1 में तैयार होगा। क्या होगा? तैयार होगा। और उस फेज को हम लोग कहते हैं जर्म सेल इन गोनेट्स। मतलब देखिए, मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल से रिलेटेड है, जिससे क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज बात याद रखना है साथी, आपसे एक प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? कि आखिर जो मियोसिस हुआ उससे गुणसूत्र आधा हुए। क्या हुए? मियोसिस का एक्चुअली मीनिंग ही हुआ कि गुणसूत्र का आधा होना, गुणसूत्र का आधा होना। अब आपसे पूछा जाएगा कि गुणसूत्र जब आधा हुआ तो फिर हम लोगों में तो 46 है, तो फिर बच्चे में 46 कैसे होंगे? मान लो कि मदर से 23 चला गया और फादर से 23 गया, तो फादर और मदर जब रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तब ही जाकर के स्पर्म डिस्चार्ज होगा और ओवम डिस्चार्ज होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो क्रोमोसोम आधा हुए हैं, जो गुणसूत्र आधा हुए हैं, और प्रजनन में जाकर के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मियोसिस में एक टर्म याद रखिए। क्या याद रखिए? बस सिस्टम में इसमें क्या हुआ? गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम आधा हुआ। क्या हुआ? आधा हुआ। आधा हुआ पहला टर्म, और ये आधा जो है प्रजनन में जाकर के पूर्ण हो गया। प्रजनन में जाकर पूर्ण हो गया, जाकर पूर्ण हो गया। ठीक है, जाइगोट जब बना तो ये पूर्ण हो गया। तो ये याद रखिए, आधा मतलब 23 क्रोमोसोम। ठीक है, 23। और जब जो यहां प्रजनन हुआ तो प्रजनन हुआ तो क्या बना? जाइगोट बना। और जाइगोट में क्या होता है? स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं। तो स्पर्म वाला 23 और ओवम वाला 23, अंडाणु वाला और शुक्राणु वाला 23 मिल करके हो गए हमारे 46। तो ये हमारा जो है डबल हुआ कब? प्रजनन के बाद। प्रजनन के बाद मियोसिस से क्रोमोसोम आधा हुए और रिप्रोडक्शन से क्रोमोसोम पूरा हो गए। ठीक है, यही प्रोसेस है किसका? बोलिए, 1 मिनट साथी। चलिए पेन थोड़ा नीचे, सॉरी। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। आइए, मियोसिस के हमारा पास जो है, यानी ये जर्म से जिससे क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए तैयार। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार, जिसमें इसको क्या होना? कंप्लीट होना है। इसके 4 फेजेज है। प्रोफेज 1 याद रखिए। प्रोफेज 1 पहले क्या था जो हम लोग पढ़े? इसमें क्या होगा कि जो क्रोमैटिन होगा धागे लाइक, वो क्या होंगे? कंडेंस होंगे और क्रोमोसोम बनाएगा। क्या होगा? गाढ़ा होकर के क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली,
गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे एब्सेंट होंगे। ठीक है, चलिए मेटाफेज में क्या था, मेटाफेज में जो था क्रोमोसोम गुणसूत्र जो था वो 20 सेंटर पे आ गया था, क्या आ गया था, और स्पिंडल फाइबर या यूं कह लीजिए कि तुरके से अटैच हो गए थे। ठीक है, चलिए एनाफेज में क्या था, एनाफेज में तो अलग, जो जुड़े थे वो आपस में अब कुछ दिन के बाद अलग हो जाएंगे। यानी यूं समझिए कि अभी आप बहन को या भाई जो भी आपके सामने है, ठीक है, चलिए मान ली सिस्टर, अभी जो है आपके सिस्टर की शादी नहीं होकर के है तो आपकी सिस्टर कहला रही है। मैं समझ के देखिए, किसी वो सिस्टर यानी किसी की बेटी कहला रही है, किसी की बहन कहला रही है। ठीक है, एक लड़की किसी के सिस्टर और किसी के बेटी कहला रही है। वही सिस्टर वही गर्ल्स का जब मैरिज हो जाएगा तो दूसरे घर में जाएंगी तो अब क्या होगा, वहां की वो बहू कहलाएगी, किसी का वाइफ कहलाएगा। यानी लड़की वही है, जगह बदलने से उसके नेम और उसके रिलेशन में बदलाव आ गया है। तो वही चीज एनाफेज में है। ठीक है, इसमें जो क्रोमेटिड होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, अब वो सिस्टर अलग अलग होना चाहते थे। कल जो दो सिस्टर आपस में मिलकर के एक साथ खेले, एक साथ घूमे, अब क्या है, वो सिस्टर दोनों आपस में अब अलग हो रहे हैं कि अब जो मेरी अपनी दुनिया है और तेरी अपनी दुनिया है। तो एनाफेज मतलब यूं समझिए ए फॉर अलग, यानी किसका अलग होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का अलग होना ही एनाफेज कहलाता है। और टेलोफेज में क्या होगा, तो टेलोफेज में जो जो अलग हुआ है तो यहां पे धीरे धीरे न्यूक्लियोलस का आना शुरू हो जाएगा, वो क्रोमेटिड फिर आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, और इसमें सेंट्रोमेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूं कह लीजिए कि इसमें स्पेंडल फाइबर क्या होगा, छोटा होना शुरू होगा और आपस में कंपाउंड गुणसूत्र को जोड़ना शुरू करेंगे। कुछ इस प्रकार माइंड में रखिए आप। ठीक है, चलिए तो आपको मियोसिस के दो स्टेप होते हैं, एक होता है मियोसिस 1, इसमें तैयारी होती है टूटने की, कैसे कैसे टूटेगा, और एक होता है मियोसिस 2 जिसमें जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होंगे क्योंकि उसे निर्माण करना है, दूसरे बॉडी का निर्माण करना है। ठीक है साथी, चलिए तो आप याद रखेंगे एनाफेज होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और प्रोफेज होता है साइनेप्सिस फॉर क्रॉसिंग ओवर। एनाफेज सॉरी प्रोफेज में ये साइनेप्सिस का मतलब होता है क्या, मिलना, जब मिलेंगे तभी जाकर के बिछड़ेंगे। बिछड़ा हुआ कब कहलाएगा, जब आप किसी से मिलिएगा ही नहीं तो क्या वो बिछड़ा हुआ कहलाएगा, बिछड़ा हुआ तभी कहलाएगा ना जब आप किसी से मिलिएगा। ठीक है साथी, चलिए और एनाफेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब पहले वाले गुण से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलग यानी अब तुम अपनी जिंदगी खुद जी लो और मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगा, न तेरे आश्रित मतलब बैसाखी के सहारे कब तक चला जाए। यानी एक शब्द जो है बच्चों मैं बताऊं कि छोड़ दूं, यानी शब्द और सोच हमेशा दुनिया ही पैदा करती है, शब्द और सोच हमेशा दुनिया ही पैदा करती है। कभी सोच शब्द हम किसी को समझा नहीं पाते हैं और शब्द किसी जो बोल रहा है कभी हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज होता है, यानी शब्द और सोच लोगों को हमेशा दूरियां ही पैदा करता है। शब्द कोई समझ नहीं पाता है और या शब्द को हम समझा नहीं पाते, तो माइंड में रखना है, हर एक पॉइंट्स को समझते चलना है। ठीक है साथी, चलिए आइए मियोसिस 2 में क्या था, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते थे, अलग होते थे और ये प्रोड्यूसिंग कर रहा था 4 हेप्लॉइड गैमेट्स, 4 हेप्लॉइड गैमेट्स। चलिए आते हैं हेप्लॉइड गैमेट्स क्या हुए। जैसे मान लो कि ये मेल है, ये फीमेल, बार बार मेल बोला, ये मेल है, इसमें जो है 46 होता है, तो 46 का जो तोड़िएगा विखंडन होगा तो कितना होगा, 2 बनेगा, 23 का। ठीक है, मेल को जब तोड़िएगा 46 है, ये भी क्या हो जाएगा 23, इसी को कहा जाता है हैप्लॉइड। यानी हमने कहा कि जब क्रोमोसोम की एक कॉपी होगा अलग तो उसे हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे। तो बताइए रहना चाहिए 46, आया कितना 23, तो ये हैप्लॉइड कहलाएगा। और ऐसा ऐसा कितना बना, 4 बना। तो आप एक टर्म और याद रखेंगे मियोसिस में कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते थे, जबकि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते थे, 2 पुत्री बनती थी माइटोसिस में, और मियोसिस में 4 पुत्री बनते थे। ठीक है, चलिए यहां तक माइंड में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा, बोलिए कि नहीं आ रहा। चलिए मियोसिस का दूसरा नाम भी है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। नहीं समझ में आया, हिंदी देखिए। मियोसिस का हिंदी कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन का हिंदी कहा जाता है न्यूनकारी कोशिका विभाजन, न्यूनकारी कोशिका विभाजन, न्यूनकारी कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। चलिए मतलब क्या होगा, इसमें नया
नवजात शिशु का निर्माण होने जा रहा है, नवजात शिशु का निर्माण होने जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रोफेज भी वही चीज है जो प्रोफेज 1 है। मेटाफेज, इसमें भी बच्चा समझदार है, सेंटर पे आकर के खुद से लाइन में लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड्स अलग होंगे और टेलोफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होना शुरू हो जाएंगे और एनाफेज 2 में आ जाएगा। एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा बोलिए, एनाफेज 2 तो A4 अलग ही, ये अलग होगा और टेलोफेज 2 में क्या होगा, जो अलग हुआ वो अपना एक सेपरेट क्रोमोसोम बनाना शुरू करेंगे, न्यूक्लियोलस बनाना शुरू करेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, स्टार का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो आइए साथी हम लोग बात करते हैं किस पे, मियोसिस होगा कैसे, मियोसिस होगा कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए मियोसिस होगा कैसे, होगा कैसे, तो आपको पता है साथी कि सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का या कोशिका द्रव का। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, क्या बोलेंगे उसको, तो ये हमारा जब पढ़ेंगे ये हमारा कहलाएगा, पहला था हमारा टर्म, इसमें क्या होता है बोलिए, जर्म सेल, यानी इसमें हर पार्ट्स अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, हर पार्ट्स अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। सेग्रेशन, देखिए सेग्रेशन, और इसमें किसका अलग होगा, तो एक टर्म आता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब होता है समजात गुणसूत्र, यानी समजात गुणसूत्र जो है पहला मियोसिस 1 में अलग होगा, पहला तो एक अलग अलग दिखेगा, कुछ एक ऐसा स्टेप होगा जो उसमें कपल का जोड़ी बनेगा, और कुछ ऐसा स्टेप होगा जब कपल बन जाएंगे तो एक्सचेंज होगा, यानी आपके पास कुछ है मेरे पास कुछ है, मैं आपको दे दूं और आप मुझे दे दो, एक्सचेंज होगा। चौथा स्टेप आएगा, उसमें जो एक्सचेंज किए अब तुम अलग हो जाओ और हम अलग हो जाएंगे। पांचवा क्या होगा, पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा, तो ये भी कोई मिलना मिलना कहलाएगा क्या। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आइए कि मियोसिस 1 को कहा जाता है सेग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग, क्या है, अलग अलग विस्तार से, ठीक है, अलग अलग होना। तो आप याद रखिए कि मियोसिस 1 में क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है बोलिए, मियोसिस 1 में सबसे पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है। तो आप याद रखेंगे कैरियोकाइनेसिस, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस 1। इसमें क्या होगा, केंद्र का विभाजन, पहली बार केंद्र का विभाजन, पहला स्टेप केंद्र का विभाजन, याद रखिए। उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन आता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप आइए क्या होगा, ये याद रखिए, कैरियोकाइनेसिस के बाद कौन आता था, यानी कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप आते थे, कौन कौन, सीपीएमटी बताए थे ना आपको याद रखने का, क्या पीएमटीए, पीएमटीए याद रखिए, पीएमटीए, प्रोफेज 1, P4 प्रोफेज, M4 मेटाफेज 1, T4 टेलोफेज 1 और A4 एनाफेज 1, यानी मियोसिस 1 हो रहा, इसमें सेग्रेट होगा, अलग अलग कहानी होगी। ठीक है, तो आप याद रखिए मियोसिस 1 में हमारा पहला आएगा कैरियोकाइनेसिस, तो पहला हम मियोसिस पढ़ रहे हैं इसलिए हम कैरियोकाइनेसिस 1 कहेंगे। प्रोफेज 1 पहला हो रहा, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1, इसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस से ही 2 डॉटर सेल 4 डॉटर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, साइटोकाइनेसिस में कितने डीएनए थे बोलिए, डीएनए 4C, डीएनए 4C याद रखिए, डीएनए 4C, क्रोमोसोम 2n बराबर 4। अब यहां से क्या हो गया 2C इसमें और 2C इसमें, ठीक है, 2C 2 डॉटर सेल बने हमारा कितने वाला, 2C वाला, क्रोमोसोम हमारा कितना 2, और इससे भी 2 डॉटर हमारा सेल बना 2C वाला, क्रोमोसोम कितना हमारा, क्योंकि डीएनए एक ही बार होता है आधा हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए 2n बराबर 2। अब जो है हमारे पास यही को कहा जाता है टेट्राड्स, क्या कहा जाता है, टेट्राड, टेट्राड सेल, 4 डॉटर सेल बने, इसी को कहा जाता है टेट्राड्स। तो आपसे पूछेगा साथी, क्या पूछेगा कि मियोसिस 1 में किस फेज में टेट्राड सेल दिखा, तो साइटोकाइनेसिस में, कोशिका विभाजन में, यहां पे टेट्राड सेल दिखे। ठीक है, आई बात समझ में। आइए जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूछा जाएगा कि आखिर मियोसिस में जो अलग होता है सेग्रीगेशन किसका अलग होता है, तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो समजात गुणसूत्र है जो एक साथ, यानी एक जैसा, मतलब एक जैसा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर स्किन का कलर वाला गुणसूत्र आ रहा है तो दूसरा भी स्किन के कलर वाला ही गुणसूत्र आएगा।
अगर कोई आंख के कलर वाला गुणसूत्र आ रहा है तो दूसरा भी आंख के कलर वाला ही गुणसूत्र आएंगे, इसी को कहा जाता है होमोलोगस। ऐसा ना हो जाए कि आप दिए किसी को आम और उधर से लौटाए कोई पपीता, तो ये हो जाएगा हेट्रो। क्या हो जाएगा? हेट्रो। अगर मैं आम दे रहा हूं तो उधर से भी आम ही आना चाहिए, दिस इज ए कॉल होम हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बेबी लंबा हो तो मेरे चाहने से नहीं, मदर की भी तरफ से लंबा वाला ही आना चाहिए, और इधर से भी क्या जाना चाहिए? लंबा। तभी जाकर के हाइट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बिल्कुल आप समझदार हो, दूसरा कुछ समझने में मत लग जाना, ठीक है ना? चलो आई बात समझ में? ठीक। प्रोफेज को जो है, प्रोफेज को हेट्रोलाइटिक यानी विषम जाति जो है इसको विभाजन किया जाता है, हेट्रोलाइटिक डिवीजन प्रोफेज 1 को। तो एक पार्ट लिखिएगा यहां पे, प्रोफेज 1 को हेट्रोलाइटिक डिवीजन कहा जाता है। हेट्रोलाइटिक डिवीजन मतलब क्या होता है? हेट्रोलाइटिक मतलब विषम जात, विषम जात विभाजन, विषम जात विभाजन क्या होता है? तो इसके 5 स्टेप बनते हैं। तो प्रोफेज 1 के 5 स्टेप याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? पहले नाम है, नाम जान लेते हैं। लेप्टोटीन, नाम है लेप्टोटीन। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, लेप्टोटीन। उसके बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन। उसके बाद है आपका फाइकोटीन, सब में टीन लगा हुआ। उसके बाद बोलिए, उसके बाद है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। उसके बाद है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। चलिए अब यानी कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास? प्रोफेज 1 को 5 बार, 5 स्टेप लिया गया हेट्रोलाइटिक डिवीजन मतलब विषम जातीय विभाजन के अनुसार। पहला का नाम है लेप्टोटीन, दूसरा का नाम है जाइगोटीन, तीसरा का नाम है फाइकोटीन, चौथा का नाम है डिप्लोटीन और पांचवा का नाम है डाइकाइनेसिस। तो ये माइंड में रखें। अब आते हैं हम लोग प्रोफेज 1 के पोर्शन पे। आइए लिखिए, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 का पहला पोर्शन है आपका क्या? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। सब अपन याद करने का तरीका कोड बनाएंगे, कोड जनरेट करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, कैसे याद रखना है बस माइंड में रखते चलना है बातें, ठीक है? बस एक कोड यहां पे बना लीजिएगा, G1 S G2, G2 के बाद क्या था? बोलिए। प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद टेलोफेज, टेलोफेज के बाद एनाफेज, ठीक है? उसके बाद यहां पे आ जाएगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ये माइंड में रखना है। तो G1 से हमारा जो डीएनए था बोलिए 2C था और क्रोमोसोम 4 थे। एस में हमारा डीएनए 4C हो गया, 4C। तो 4C सब में कैडिक चलते चला जाएगा, 4C 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 यहां भी, ठीक है? साइटोकाइनेसिस में 2C 2C, ठीक है? और क्रोमोसोम जो हो गए थे 8 हो गए थे। क्रोमोसोम कितने हो गए थे? 8 हो गए थे। ये याद रखिएगा। तो साइटोकाइनेसिस जो स्टेप हुआ हमारा बिल्कुल पेरेंट्स की तरह हो गया। तो ये एक टर्म क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। बाकी और ये सब जो है एक्स्ट्रा दिया गया कि क्वेश्चन अगर मॉड्यूल बदल दे, चेंज कर दे तो हमारा गलती ना होने पाए। लिप्टोटीन में क्या होगा? तो लिप्टोटीन में जो है इसमें क्रोमेटिन जो होगा बिल्कुल गुणसूत्र जो होगा क्रोमोसोम वो धागे नुमा होगा और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली से जुड़े होंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा? लेप्टोटीन का स्ट्रक्चर पहले ले लेते हैं हम लोग, इमेज अगर है इसमें तो लाते हैं हम उसको लेप्टोटीन, ताकि देखेंगे आप तो देखने से समझ में आ जाती है कि आखिर लेप्टोटीन है क्या। हाँ देखिए लेप्टोटीन है, देखिए ये है आपका लेप्टोटीन। आपको दिख रहा होगा कुछ, क्या होता है? ये बिल्कुल आपका ये धागा की तरह दिख रहा है और सभी के सभी अलग है, किसी का जोड़ा लगा हुआ नहीं है, जोड़ा लगा हुआ नहीं है। तो आप कहेंगे कि धागे नुमा क्रोमेज गुणसूत्र होते हैं लेकिन सभी के सभी अलग होते हैं, जोड़ा में कोई नहीं होता है। तो ये जुड़े किससे होते हैं? ये जुड़े होते हैं, ये जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र लंबा, लंबा है, लंबा है ना? हाँ लंबा, धागा नुमा, धागा नुमा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा, से जुड़ा। चलिए ठीक है, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा।
दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख लेंगे, यानी आप कुछ ऐसा अगर तोहफा दिए होंगे किसी को, तो ये एक कुछ उस प्रकार लगता है, गुलदस्ता किसी को हम तोहफा में पेश कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं फूलों की गुलदस्ता की तरह दिखता है, फूलों की गुलदस्ता की तरह, गुलदस्ता। चलिए ये पॉइंट रख लेना था माइंड में। आइए अब लिप्टोटिन हो गया, तो लिप्टोटिन के बाद क्या था, जो अलग अलग है, अब क्या होगा, थोड़ा जोरा लगेगा, पास आएगा। क्या होगा? पास आएगा। तो आप कह सकते हैं कि कपल का आमना सामना हो रहा है, जोरा कब लगेगा बताइए। अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे अभी डांडी होने वाला है, क्या होने वाला? डांडी, और उसमें कोई कहेगा कि डांडी करा रहे हैं, लेकिन उस डांडी उस प्रोग्राम में आने का जो है सिर्फ और सिर्फ अलाउ उसी का होगा जो कपल में होंगे। क्या होंगे? जोरा होंगे। अगर मेल तो उसके साथ फ्रेंड फीमेल भी होना चाहिए, ठीक है, वो मैरिज में हो कि ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन कपल वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो क्या आप जा पाओगे? आप बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि अभी आप मैरिड से नहीं हो। मैं तो बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि बोलो क्योंकि जोरा में नहीं है, जोरा ही का अलाउ है, तो जोरा ही जाएगा। ठीक है, तो अब जाइगोटिन, जाइगोट से याद रखिए, जाइगोट कब बनेगा? जब मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे तभी जाकर के जाइगोट बनेगा। तो इसका मतलब जाइगोटिन में जो होगा जोरा लगेगा। लिप्टोटिन सभी गुणसूत्र जहां तहां बिखरे हैं, अभी यानी टावर तो लगाया जा रहा है, कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन अभी सही जगह पे नहीं जा रहा, रॉन्ग नंबर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आप लगातार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पे नंबर जो है डायल नहीं हो रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जो आपने लगाया और नंबर लग गया और वहीं पे आपका जोड़ा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आएगा जाइगोटिन। क्या आएगा? जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा? जाइगोटिन में क्या होगा कि गुणसूत्र का जोड़ा लगेगा। क्या होगा? जोड़ा लगेगा। तो यहीं से एक टर्म वर्ड आएगा, साइनेप्स। क्या आएगा? साइनेप्स का मतलब होता है जोड़ा लगना। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, जाइगोटिन में क्या होगा? गुणसूत्र का जोड़ा लगेगा। क्या लगेगा? गुणसूत्र का जोड़ा लगेगा, का जोड़ा लगेगा, जोड़ा लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या बताइएगा? गुणसूत्र का जोड़ा लगेगा, तो इसी को टर्म को कहा जाता है साइनेप्स। क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट इसमें जो है, मुख्य बातें जो है इसमें याद रखने का है, क्या है? बोलिए। याद रखिएगा कि ये आप समझने के कैसे, जो गुणसूत्र का जोड़ा लगेगा, मतलब इसमें कपल जो होंगे आमने सामने होगा। क्या होगा? कपल, कपल आमने सामने, आमने और सामने होगा। कपल क्या होगा? आमने सामने होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। और एक और बात याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि जाइगोटिन का जोड़ा कहां लगा, सॉरी, गुणसूत्र का जोड़ा कहां लगा? जाइगोटिन में। तो जोड़ा लगने को हम लोग बाइवेलेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि क्रोमोसोम बाइवेलेंट हुआ है। कहां? जाइगोटिन में। बाइवेलेंट मतलब दो हुआ है, एक से दो हुए हैं, एक से दो हुए हैं, फिर दो से एक होंगे, अब एक से फिर दो होंगे, मतलब फिर नारा लगाइएगा, हम दो हमारे दो, कुछ पल के बाद न तुम हमारे न हम तुम्हारे। ये भी नारा आने वाला है बहुत जल्द साथी। ठीक है ना, जिस तरह से लोगों से विश्वास उठता जा रहा है, ये विश्वास का ही प्रतीक था कि नारा था हम दो हमारे दो, अब विश्वास बहुत टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक पल ऐसा भी आएगा, न हम तुम्हारे न तुम हमारे, तुम अलग जियो और हम अलग जिए। ये भी पल जो है दूर नहीं है। भगवान न करे कि ऐसा पल आए, लेकिन हालात बता रहे हैं, ये मैसेज है, सिग्नल है कि कुछ ऐसा भी कहानी सुनने को मिलेगा। राइट, चलिए आइए पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, आप भी कहेंगे कि कहां से कहां चले जाते हैं। बाइवेलेंट्स कहां बना? जोड़ा कहां लगा? साइनेप्स कहिए, यहीं पे टर्म आता है साइनेप्स का भी, यहीं पे टर्म आता है कि कपल आमने सामने कहां हुए, यहीं पे टर्म आता है बाइवेलेंट की। तो ये जाइगोटिन है। जाइगोट से मतलब जाइगोट कब बनेगा? जाइगोटिन बना है जाइगोट से, जब मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे। देखिए, हर एक टर्म को मैं बिल्कुल स्ट्रेस देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपका एक भी चीज स्लिप ना कर जाए, क्लियर होते चला जाए। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे पार्ट्स है किसके? प्रोफेज 1 के पार्ट्स है, प्रोफेज 1 के पार्ट्स है। ठीक है, और क्या बात इसमें रखेंगे याद, दिमाग लगाइए। जो टेट्राड नजर आए थे, टेट्राड जो बने थे, टेट्राड यही बने थे, तो आप लिख सकेंगे इसी में टेट्राड बना था। क्या बना था? टेट्राड सेल, चतुर्थ सेल कोशिका का निर्माण यही हुआ था। और चौथा आप लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें 4 क्रोमेटिड्स बने थे। क्या बने थे? 4 क्रोमेटिड्स बने थे। क्रोमेटिड्स, गुणसूत्री धागा, गुणसूत्री
धागा जेनेटिक मटेरियल। क्रोमैटिड्स का ये अभी थक्का नहीं बना है, ये धागे नुमा है। यही जब थक्का बन करके और धागा से क्या कलेक्ट हो जाने लगेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? जब क्रोमैटिड्स आपस में कलेक्ट होकर के और गाढ़ा होकर के क्या बनाता है? एक पतली रेशा, उसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो साथी यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ है। आइए जाइगोटीन का थोड़ा पिक्चर देख ले हम लोग, है ना। जाइगोटीन, जोड़ा लगने वाला, कपल आमने सामने। जाइगोटीन, जाइगोटीन है क्या? लिप्टोटीन है, जाइगोटीन। हाँ, ये देखिए, ये है जाइगोटीन। कुछ आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। पहला पॉइंट है जाइगोटीन, यानी आपको याद रखना है कि इसमें क्या हुआ? बाइवैलेंट हुआ है, जो मैं बता दिया हूं। जोड़ा लगा, यहां पे टेट्राड्स सेल बने हैं, टेट्राड सेल। और क्रोमैटिड्स कितने? 4 क्रोमैटिड्स। 4 क्रोमैटिड्स जो इमेज में आपको दिख रहा है, देखिए क्रोमैटिड्स, ये और ये क्रोमैटिड्स है, ये और ये क्रोमैटिड्स है। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम, यहां पे है आपका, ठीक है, सेंट्रो। और यहां पे सेंट्रोमेयर, जहां पे क्रोमोजोम का बीचों बीच या सेंटर होता है, उसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, और जो गोल राउंड दानेदार होता है क्रोमोजोम के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोमेयर। क्या कहते हैं? क्रोमोमेयर, राइट। चलिए, ये सेंट्रोजोम्स है विथ सेंट्रियोल्स, यहां पे ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है। चलिए, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, जो दोनों का जोड़ा लगा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम का यानी समजातीय गुणसूत्र का जब जोड़ा लगा है तो दोनों के बीच में क्या बना है? तो दोनों के बीच में एक सीढ़ी बना है। सीढ़ी से चल करके ऊपर जाएंगे और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। ये सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब जब जोड़ा लग गया तो आप देखते ही होंगे, कभी कभी पार्क वगैरह में जाते हैं, आप गए होंगे, ठीक है। नहीं गए हैं तो एक बार ट्राई करिए। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देते हैं, किसी दोस्त के साथ जाए, तो आप वहां देखते हैं, या नहीं गए, आप नहीं गए तो आप देखे भी होंगे। अगर सपोज कीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं, तो चीजें, कोई चीज आप लेते हैं और वो चीज जिनको जो उनको पसंद है वो चीज वो लेते हैं। आप ट्राई करते हैं कि लो, मैंने जो खरीदा है इसे भी टेस्ट करके देखो, और जो उसने खरीदा है तो उससे भी टेस्ट ले करते हो। तो क्या होता है? आपने अपना जो सामान खरीदा, पैकेट, और जो आपके जो सामने वाले हैं दोस्त, है ना, प्रेमी प्रेमिका की बात कर ले तो ये अच्छे से लोग समझ में आ जाते हैं। तो यहां पे पैकेट का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? पैकेट का एक्सचेंज होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला हमारा होगा पैकेटीन, यानी पैकेट एक्सचेंज से नाम ही पड़ा पाइकोटीन। जायगोट का बना, जोड़ा बना, इसलिए नाम पड़ा जायगोटीन, ठीक है। डाइकाइनेसिस, अब जोड़ा अलग होगा, साथ कब तक रहेंगे? कितने दिनों तक रहेंगे? एक तो पल आएगा जो बिछड़ना होगा, मतलब हर मुलाकात का मतलब होता है अलविदा साथी। यानी ये रंगरसिया और ये एंजॉयमेंट का लाइफ हमेशा के लिए नहीं होता है, तो इसीलिए हर काम सोच समझ करके हो तो बेहतर होता है, ठीक है। चलिए, तो आ गई बात समझ में। सेंट्रोजोम, क्रोमैटिड्स कितने क्लियर? यहां से कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, जो सेंट्रोजोम्स होंगे किसके साथ होंगे? सेंट्रियोल्स के, केंद्रिका के साथ में होंगे, ठीक है। सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो यानी ये जब जुड़ा बनता है तो दोनों के बीच में एक सीढ़ी बनता है, उसी को कहा जाता है सिनेप्टोमियल नोब्स कहा जाता है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे आगे क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है, ठीक है, नहीं बनने वाला है। बनेगा क्या? बोलिए। बनेगा तो अगर कुछ पूछ सकता है कि यहां पे जो है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? तुर्के, इसको कहते हैं तुर्के। तो आप कह सकते हैं कि इसमें स्पैंडल बनेगा। क्या बनेगा? स्पैंडल बनेगा, स्पैंडल बनेगा, ठीक है। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के केंद्रक झिल्ली रहेगा? नहीं रहेगा। केंद्रक झिल्ली डिसअपियरेंस रहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगे, गोल्गी बॉडीज भी एब्सेंट रहेंगे, ईआर भी एब्सेंट रहेंगे। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, क्या? पाइकोटीन। क्या लेकर के आते हैं? पाइकोटीन। इसमें पैकेट का एक्सचेंज होगा, यानी एक कपल जो होंगे अपना पैकेट एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। पाइकोटीन, एक्सचेंज ओवर, एक्सचेंज ओवर। हर चीज एक्सचेंज होना जरूरी नहीं है। पाइकोटीन में क्या करेंगे कि एक कपल जो है पैकेट को एक्सचेंज करेगा। देखिए, इसके पास ये पैकेट है, इसके पास ये पैकेट चेंज हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बन रहा है और ये अल्फाबेट का एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है?
एक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये एक्स स्ट्रक्चर नुमा कुछ इस प्रकार दिख रहा है, एक्स इस प्रकार। तो आप कह सकते हैं कि पैकेट एक्सचेंज में एक्स का फॉर्मेशन हुआ है और एक्स को कहा जाता है चियाज़मा। क्या कहा जाता है? चियाज़मा कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि पैकेट एक्सचेंज के दौरान जो है यानी कपल अपना पैकेट सामने वाले को दिया और सामने वाला पैकेट इनको दिया और ये दोनों में पैकेट का एक्सचेंजिंग हुआ और एक्सचेंजिंग मतलब एक्स का फॉर्मेशन हो गया और उस एक्स को कहा जाता है चियाज़मा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पैकेटीन में किस चीज का फॉर्मेशन होगा? चियाज़मा का फॉर्मेशन होगा। पहला पॉइंट लिखेंगे चियाज़मा, चियाज़मा का निर्माण। चियाज़मा कैसा दिखता है? एक्स स्ट्रक्चर का दिखता है, एक्स नुमा कुछ इस प्रकार दिखता है। तो ये बात याद रखिए और यहीं पे आपको माइंड में रखना है कि यही जो है जो एक्सचेंज हुआ, तो जब एक्सचेंज हुआ तो जेनेटिक मटेरियल यहीं पे एक्सचेंज होंगे। क्या होंगे? खानदानी जो लक्षण होंगे यहीं पे चेंज होगा, है ना। आनुवंशिकी 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 पदार्थ, आनुवंशिकी पदार्थ, आनुवंशिकी पदार्थ यही बदलेगा। क्या होगा? यही बदलेगा, राइट। आनुवंशिकी पदार्थ क्या होगा? यही बदलेगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। और क्या लिखेंगे इसमें? और लिखेंगे इसमें जो टेट्राड बने हैं, टेट्राड वो क्लियरली जो है दिखेगा। यहां पे क्या बनेगा? टेट्राड जो से कोशिका बना है, टेट्राड कोशिका, वो साफ साफ दिखेगा। यहां साफ साफ दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। चलिए और क्या पॉइंट होगा? और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि डीएनए का जो होगा क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो एक एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। यहां क्या होगा? जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम आएगा ही ना। तो यहां पे याद रखिए कि इसमें एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। नाम ही है रिकॉम्बिनेज, क्योंकि डीएनए क्या हो रहा है? रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रखिए माइंड में। चलिए अब पैकेटीन हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब ये एक्सचेंज जो है हमेशा तो पार्क में बैठे रहेंगे नहीं, अब कुछ पल बिता लिए तो अब क्या होगा? अब जो दोस्त होंगे अलग अलग जाएंगे। तो अलग अलग यहां से जाएंगे तो इसकी को कहा जाता है, अब क्या होगा कि लंबे समय तक साथ नहीं बिता पाएंगे। कुछ ऐसा पल होगा जो बिछड़ना तय होगा। उसी बिछड़ने पल को ही हम लोग कहते हैं डाइकाइनेसिस। क्या कहते हैं? डाइकाइनेसिस। यानी जो कपल आपस में जुड़े थे, पहला कपल अलग अलग था यानी गुणसूत्र का जोड़ा नहीं लगा था, तो उसकी को बोला गया था, क्या बोला गया था? लियोपेक्टिन। क्या बोला गया था? लियोपेक्टिन। लियोटिन, लेप्टोटीन, जो याद रहे वो बोलिए, लेप्टोटीन बोलिए। पहला प्रोसेस जिसमें गुणसूत्र अलग अलग थे। जब गुणसूत्र का जोड़ा लगा, यानी जोड़ा लगा नहीं, अभी सिर्फ आमने और सामने हुआ, उसको कहा गया जाइगोटीन। जब आमने सामने हो गया, ठीक है, आमने सामने हुआ, तो उसके बाद अब क्या होगा? मिलन होगा, क्रॉस ओवर होगा, तो इसको कहा गया पैकेटीन, पैकेट एक्सचेंज। पैकेट एक्सचेंज से क्या बना था? चियाज़मा एक्स आकार का बना था। और क्या बना था? यही जो है फेज होता है, जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था मटर पे, तो यही कंडीशन स्टेप आए थे, ठीक है। चलिए इसमें जो टेट्राड कोशिका बना था, 4 डॉटर सेल, वो क्लियरली दिखेंगे। और चौथा डीएनए रिकॉम्बिनेशन होगा और उसको रिकम्बाइन करने के लिए, उसे जोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। क्या नाम होता है? रिकॉम्बिनेज, राइट। यहां तक क्लियर हुआ? जब जुड़ गए, जुड़ने के बाद अब बिछड़ना है, क्योंकि खुशहाली हमेशा के लिए नहीं रहा है और नहीं गम हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। न गम हमेशा के लिए रहने वाला है, नहीं खुशहाली। अगर आप इको पार्क गए, घूम करके आए, तो आपको कुछ देर ही तक बिताना है, उसके बाद अलग अलग होना ही है। जब अलग होंगे यानी पैकेट एक्सचेंज करने के बाद जब अलग होंगे, तो इसी को कहते हैं हम लोग डाइकाइनेसिस। क्या कहते हैं? डाइकाइनेसिस कहते हैं। यानी अब कपल हो जाएंगे अलग अलग। क्या हो जाएंगे? अलग अलग। जो साथ में थे, जो पल साथ बिताए थे, वो पल अब अलग अलग हो जाएगा, कुछ इस प्रकार होगा। इसी को कहा जाएगा डाइकाइनेसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डाइकाइनेसिस। तो आप लिख सकते हैं कि होमोलाइटिक या होमोजाइगस जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे? सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, याद रखिए यहां पे। और चियाज़मा जो क्लियरली दिख रहा है, वो अब चियाज़मा बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि बना था, लेकिन वो भी बिल्कुल अब
कुछ टूटता हुआ नजर आएगा। क्या आएगा? टूटता हुआ नजर आएगा। तो ये इसके बाद थोड़ा सा माइंड में रखिए। आइए इसके हम लोग डाइकाइनेसिस के बारे में थोड़ा सा डायग्राम पे आ जाते हैं, देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। डाइकाइनेसिस, ठीक है, ये सॉरी डाइकाइनेसिस डिप्लोटीन ना है पहले, डिप्लोटीन के बाद जो डुप्लीकेट होगा उसके बाद डाइकाइनेसिस होगा, टूटेगा अलग अलग। चलिए देखिए इमेज, यहां चियाज़मा दिख रहा, देखिए क्लियरली कुछ अलग, यानी एक लंबा होते चला जा रहा और एक क्रॉसिंग होते चला जा रहा। तो इसमें जो हमारा चियाज़मा है वो क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चियाज़मा बना। इसमें जो है डिप्लोटीन में चियाज़मा बना, चियाज़मा बना। और क्या हुआ? और दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, यानी समजात गुणसूत्र जो है अलग हो रहे हैं, समजात गुणसूत्र अलग हो रहा है, अलग, ठीक है। जो कल थे बिथाए वो आज जुदा जुदा सा लग रहा है, वही बात यहां होगा, है ना, ठीक है। कुछ पल जो साथ बिताए थे और वो पल जो है जुदा जुदा सा लगता है, मतलब जिस सेहरा में आज बैठे हैं यही सेहरा जो है हरियाली कल का वीरान नजर आएगा, क्योंकि जब न तुम रहोगे न हम रहेंगे तो इस हरियाली पे कौन बैठेगा। ठीक है साथी, चलो बिल्कुल फंटास्टिक मूड में हूँ आज, पढ़ रहे मजे से, चलो अच्छी बात है, पढ़ना जरूरी है, हाँ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, और इसके यानी जो है गुणसूत्र क्या हो गया? अलग हो गए। और डिप्लोटीन में ही एक एंजाइम जो था रिकम्बिनेज, तो यहाँ पे एंजाइम रख लीजिए रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स को घुलाने के लिए जो मिला है उसको अलग होना है, तो अलग कब होगा? जब उसको घुलाएगा। ये इस चीज को अलग होना है तो इसको घुलाने के लिए, इसको घुलाने के लिए एंजाइम आएगा, उसी को एंजाइम का नाम पड़ता है रिकम्बिनेज। क्या नाम पड़ता है? रिकम्बिनेज। साइनेप्टिक जो जोड़ा लगा है, क्रॉसिंग ओवर से जो जोड़ा हुआ है ना, साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स को घुलाने के लिए पूछेगा कभी कभी कि ये एग्जाम जो रिकम्बिनेज एंजाइम हुआ डीएनए और चियाज़मा जो है, चियाज़मा को घुलाने के लिए कौन सा एंजाइम आया? तो रिकम्बिनेज एंजाइम से आया। साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स को घुलाने के लिए, ये भी आप बात मायने में रख सकते हैं आप, ठीक है। जब ये सारे चीज हो गए तो अब हमारा साथ में आगे आता है, क्या आता है बोलिए? आगे आएगा डाइकाइनेसिस। क्या आएगा? डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस लीजिए, डिप्लोटीन। अब डाइकाइनेसिस क्या होगा? सेपरेट होगा और स्पिंडल फाइबर इसमें बनेगा। दो बात इसमें याद रखना है। क्या याद रखेगा? दो बात आपको इसमें रखनी है याद। क्या? कि इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली नहीं, और ये जो है स्पाइंडल, इसका फॉर्मेशन होगा। तो आप लिखेंगे स्पाइंडल मतलब तुरके का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? स्पाइंडल तुरके, तुरके का निर्माण होगा, तुरके का निर्माण होगा, तुरके का निर्माण होगा। ये बात थोड़ा सा माइंड में रख लेना है। क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेंगे? तो नहीं दिखेंगे, तो आप लिखेंगे केंद्रक झिल्ली नहीं, ठीक है, स्पेंडल का निर्माण होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो क्या जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? नहीं होगा, तो नहीं ईआर होगा, नहीं गोल्गी बॉडीज होंगे, नहीं गोल्गी बॉडीज होंगे, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है साथी। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रोफेज 1 की कहानी थी, प्रोफेज 1 की कहानी थी, ठीक है। प्रोफेज को 4 पार्ट्स में बांटा। कौन कौन पार्ट्स में, है ना, कौन कौन पार्ट्स में? तो प्रोफेज एक ट्रिक लिख लीजिए याद, ताकि कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के 5 बेटा, एक का नाम है लेप्टोटीन। क्या नाम है? लेप्टोटीन, एल से बना है। चलिए, और एक का नाम, दूसरे का नाम जाइगोटीन, फाइकोटीन, फाइकोटीन, फाइकोटीन है ना, है हाँ, पैक्टिटीन, फाइको तो प्लांट्स हो जाएगा, पैक्टिटीन, पैक्टिटीन, ठीक है, पैक्टिटीन,
चलिए दूसरा, उसके बाद था, बोलिए, डिप्लोटीन। क्या था? डिप्लोटीन। और डाइकाइनेसिस, लास्ट क्या है? डाइकाइनेसिस। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इसको घेर लीजिए, ला, एल फॉर ला, जी फॉर, जेड फॉर जरा, ला जरा, पी फॉर पानी, ला जरा पानी, कलर चेंज करूं क्या? ला जरा पानी, दिव्या, ला जरा पानी, दिव्या, डी आई फॉर डी, ला जरा पानी, दिव्या दी, यानी दीदी सिस्टर को ही बोलते हैं, दिव्या दीदी चुरा पानी दे दो मुझे, ठीक है। और यहां बैठे अंकित कह रहा है कि नहीं दिव्या छोड़ दीजिए सर। डी फोर, डी तो सबके लिए सेंट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बोलना उचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा, ठीक है। डार्लिंग का मतलब प्यारा प्यारी जरूर होता है, ठीक है, प्यारा प्यारी जरूर होता है। तो आपको मन है तो लिख लीजिए, ला जरा पानी, है ना, दिव्या, ठीक है। आगे हम खुद नहीं बोलेंगे, आपको जैसे याद रहे। देखिए, ट्रिक कॉमन होते हैं, हर किसी के होते हैं, बस मेरा प्रथम प्रयास है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना होने पाए, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रिक थोड़ा सा रखिएगा माइंड में। अब आ जाएगा मियोसिस। क्या? बोलिए। प्रोफेज तो हो गया, प्रोफेज के बाद क्या था? मेटाफेज। मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या थे? जो क्रोमोसोम थे वो बिल्कुल सेंटर पे अलाइन हो गए थे। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में, बाकी और कुछ नया पॉइंट इसमें आएगा नहीं। इसमें क्या आएगा कि जो गुणसूत्र थे वो सेंटर पे आ गए थे, गुणसूत्र केंद्र पे आकर के इक्वेटर भूमध्य रेखा पे आ गए थे, है ना, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कह लीजिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे आ गए थे कुछ इस प्रकार, यानी होमोजाइगस था, कुछ इस प्रकार अरेंज हो गए थे, ठीक है ना। स्पेंडल फाइबर से जुड़े हुए तो थे ही, ये बिल्कुल अलाइन हो गए थे बीचों बीच, ठीक है। ये इस तरह से था अटैचमेंट, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर था आपका मेटाफेज 1 का। मेटाफेज पढ़ाए हैं आप, सारे क्लास को एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, उसके बाद मेटाफेज हो गया तो एनाफेज। एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होगा? जो जो पॉइंट लिख रहा बस इसी को एग्जाम में पूछेगा और कुछ ज्यादा पूछने वाला नहीं है। इसमें लिखेगा कि इसमें जो होता है सेंट्रोमेयर ब्रेक नहीं होता है, नो सेंट्रोमेयर ब्रेक। सेंट्रो, ये जो है ये वाला सेंट्रोमेयर है ना, ये ब्रेक नहीं होता, सेंट्रोमेयर ब्रेक नहीं होता, नो सेंट्रोमेयर ब्रेक। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि होमोलोगो जो है समजात गुणसूत्र जो होता है वो अलग होता है, समजात गुणसूत्र अलग होता है, समजात गुणसूत्र अलग, सेपरेट। समजात होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड, अभी सिस्टर एक ही साथ है, सिस्टर ये जो आपके पास ये जो दिखता है इसी को सिस्टर कहा जाता है। ये दोनों अलग, ये अलग हो जाएंगे, लेकिन ये अभी जो है ये आपको क्या कहेंगे कुछ इस प्रकार, तो ये एक साथ अटैच है अभी, इसी को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ रहेगा, क्रोमेटिड अलग नहीं हुए, अलग नहीं हुए, ठीक है। ये बात थोड़ा सा माइंड में रखिए, क्लियर। और टेलोफेज में, टेलोफेज 1 से क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस 1 में आएगा। काइनेसिस में इसमें क्या होता था? बोलिए, 2C क्रोमोसोम भी क्या हो जाते थे? अलग अलग हो जाते थे। n बराबर 2, n बराबर 2, 2n बराबर 4 तो n बराबर कितने? 2, 2n बराबर 4 तो n बराबर 2। अगर कहीं 2n बराबर भी 4 और n बराबर भी 4 लिखा गया है तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। 2n बराबर 4 तो n बराबर 2, ठीक है, क्रोमोसोम हाफ। क्लियर यहां तक? चलिए आगे आप पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे? मियोसिस 2 में, मियोसिस 2, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में कुछ नहीं, पहला लिख लीजिए प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 का वो अपने अपने से कलर कैसे चेंज हो जाता है कलम का, हमको समझ में नहीं आ रहा अभी तक हम समझ नहीं पाया कि आखिर कलर कैसे चेंज होता है। आपको पता है क्या? तो इसका टिक्स थोड़ा बताइए। प्रोफेज 2, प्रोफेज में क्या होता था? प्रोफेज में क्रोमेटिड जो होता था क्रोमोसोम वो थक्का होता था। क्या होता था? क्रोमेटिड्स धागा यानी थक्का होता था, क्रोमेटिड्स
थक्का होकर के, बिल्कुल पहले ही वाला स्टेप है, पहला ही वाला स्टेप, कोई नया है नहीं। क्रोमेटिन थक्का होकर क्या बनाता था? गुणसूत्र, क्रोमोसोम बनाता था, गुणसूत्र। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? दूसरा पॉइंट कुछ लिखने का बात नहीं है, थक्का होकर गुणसूत्र, ये पहला पॉइंट लिख लीजिए। प्रोफेज हो गया, उसके बाद है ये मेटाफेज। मेटाफेज टू, मेटाफेज टू, मेटाफेज टू क्या है? तो मेटाफेज टू इसमें भी क्या है? गुणसूत्र इक्वेटर भूमध्य रेखा पे आकर के अरेंज हो गए थे समझदार बच्चों की तरह, यानी कुछ इस प्रकार ये था, यहां पे अरेंज हो गए थे। तो आप लिखेंगे यानी गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र मेटा प्लेट पे आकर अरेंज हो गए थे बीचों बीच। गुणसूत्र, गुणसूत्र जो है बीचों बीच लग गए थे, लग गए थे। बस ये थोड़ा सा पॉइंट रखने का माइंड में। ठीक है, चलिए और क्या लिखेगा? और इसमें लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? स्पाइंडल बनते थे, तुरके बनते थे इसमें, तुरके तभी ना अटैच, यही तो तुरका है, तुरके बनते थे, तुरके बनते थे, स्पाइंडल बनते थे। ठीक है, सेंट्रोमेयर ब्रेक नहीं होता था, सेंट्रोमेयर, और ये कह सकते हैं, ठीक है, केंद्रिका हो या केंद्रक झिल्ली हो, ये सारे के सारे ऑप्शन थे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहीं पे लिख देता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी बॉडीज, ये सब के सब ऑप्शन थे। ठीक है, अपियर नहीं थे। अब उसके बाद लिख लीजिए आप, क्या लिखिएगा? टेलोफेज। टेलोफेज टू में, टेलोफेज टू में क्या होता था? इसमें जो है सेंट्रियोल्स केंद्रिका का निर्माण होता था। क्या होता था? केंद्रिका का निर्माण। तो आप लिखेंगे यानी केंद्र के चारों ओर सेंट्रियोल्स का निर्माण हो जाता था, केंद्रिका का निर्माण। ठीक है, समझ में, हमका कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें? समझ में आएगा, एक बार नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए, 1 से 2 बार देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, जितना बार चाहे आप देख लीजिए। ठीक है, केंद्रिका का निर्माण हुआ, तो केंद्रिका का जब निर्माण हो गया तो केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण होगा। तो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टेलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, अपियर होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे तो गोल्गी बॉडीज भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, कोई दिक्कत? अब आ जाइए एनाफेज 2। एनाफेज 2 को मैं ऊपर में लिख देता हूं, एनाफेज 2 को ऊपर में लिख देता हूं। क्या लिखिएगा? एनाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या लिखिएगा? एनाफेज 2, एनाफेज 2, यहां क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, टूटेंगे। ठीक है, यहां सेंट्रोमेयर टूटेंगे, सेंट्रोमेयर टूटेगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। दूसरा क्या लिखेगा? यहां सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होगा। और यही सिस्टर क्रोमेटिड्स का अलग होना ही, सिस्टर क्रोमेटिड्स का अलग होना ही जो फैक्टर आता था मेंडल ने, जो मेंडल ने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां कमाल था एनाफेज 2 का ही, जहां पे लक्षण देखने को मिले थे। अगर सेपरेट नहीं होता तो लक्षण शायद नहीं देख पाते। तो हम लोग जेनेटिक्स में और इसका विस्तार से एनाफेज का जो रोल आएगा, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यानी आपने सेल साइकिल पढ़ा अच्छे से, बहुत अच्छा। सेल डिवीजन पढ़ा, सेल साइकिल क्या था, यानी कोशिका अपनी पुरानी पहचान को खोएगा और नई पहचान बनाएगा, सब के सब डुप्लीकेट बनाएगा, जिसमें दो फेज थे, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इंटरफेज बोला जाता है स्टार्टिंग फेज, जिसमें G1, S और G2 फेज आया। G2 में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स बने, S में सब चीज डबल हो गए, हर एक चीज डबल हो गया। G1 में तैयारी हुआ। एम फेज में आए तो एम फेज में 2 पार्ट्स होते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर का विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप, कौन कौन? प्रोफेज 1 पहला स्टेप, प्रोफेज 1। दूसरा क्या था? दूसरा मेटाफेज। तीसरा क्या था? तीसरा था टेलोफेज और चौथा था एनाफेज। क्लियर? यहां तो कोई डाउट हो? उसके बाद आया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होकर के यानी 4 डीएनए से 2 डीएनए टूट गए और 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बिल्कुल 2 डॉटर्स का निर्माण हुआ माइटोसिस में, और 4 डॉटर का निर्माण हुआ किसमें? मियोसिस में। मियोसिस का टर्म किसने दिया? फार्मर एरमुने ने। मियोसिस क्यों जरूरी थी? अगर मियोसिस नहीं होता तो याद रखिए अंत में चलते चलते कि मियोसिस के कारण ही वेरिएशन हुआ,
मियोसिस जो है एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है। अगर वेरिएशन नहीं होता तो अच्छी विकास नहीं हो पाती। अच्छी विकास के लिए वेरिएशन का होना जरूरी है। तो आप वहां पे मियोसिस वाला पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। आपको इसे आपसे कोई पूछे क्या मियोसिस में क्या क्या देखने को मिला, तो आप लिखेंगे मियोसिस में वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन मियोसिस में वेरिएशन विभिन्नता देखने को मिलता है। विभिन्नता देखने को मिलता है। देखने को मिलता। क्या ये कार्बन कॉपी होता है? कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं। कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं। ठीक है, जेनेटिक क्रोमोसोम का आधा होना और वो प्रजनन से डबल हो जाना। तो साथी यहां तक के क्लास का लीजिए एंजॉय। आगे क्लास बिल्कुल धमाकेदार अंदाज से चलता रहेगा और फाउंडेशन में यानी फाउंडेशन कैलेस के लुत्फ लीजिए और अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई बहन के लिए एक सुनहरा अवसर का अनाउंस कर दीजिए, बता दीजिए कि ज्ञान घर ने लाया है मात्र 49 रुपीज़ में शिक्षक में जो क्वेश्चन आएगा उसके बनाने के लिए आपको तैयार कराया जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 49 रुपीज़ ही है, लेकिन आपके एग्जाम तक साथ में रहेगा ज्ञान घर और साथ में ये जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा सबके सब फ्री होगा। ये क्लासेस ऐप्स पे चलेंगे, एप्लीकेशन मोड पे चलेंगे। तो मात्र 49 रुपीज़ अभी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और क्लासेस का लाभ उठाइए। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथी। जब तक पढ़ाई को लुत्फ लीजिए, आनंद लीजिए, जहाँ रहिए मस्ती में रहिए और कपल का आमना सामना जरूर हुआ है ज़ायगोटिन में। ठीक है।